हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th कॉमर्स हमारा जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी लेखाकर्म हिंदी माध्यम का जो हमारा चैप्टर है सेकंड, उसके बारे में आज उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन अध्याय 2 के लिखे हैं। अध्याय 2 साझेदारी लेखे सामान्य सिद्धांत, इसके मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें से परीक्षा में अवश्य ही बैठेंगे, इसलिए आपको इनकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, साझेदारी का अर्थ एवं परिभाषा। आपको अपनी किताब जो कि कुमावत चौधरी की किताब से हम इसे पढ़ रहे हैं, तो आपको कुमावत चौधरी की बुक से आप 2.1 में देखेंगे। ये मेरे पास जो बुक है वो पिछले साल की पुरानी किताब है, तो आप 2.1 में देखोगे यहाँ पर साझेदारी का अर्थ दे रखा है। साझेदारी से हमारा आशय उस संगठन से जो कुछ व्यक्तियों के द्वारा किसी व्यवसाय को संचालित करने और लाभों को बांटने के लिए स्थापित किया गया है, जिसकी शर्तें ठहराव द्वारा निर्धारित की जाती है। तो आशय क्या बताया, साझेदारी से हमारा आशय उस संगठन से जो कुछ व्यक्तियों द्वारा, क्योंकि यहाँ व्यक्ति 2 या 2 से अधिक होंगे, किसी व्यवसाय को संचालित करने और लाभों को बांटने के लिए स्थापित की जाती है। और इनकी शर्तें जो हैं और ठहराव मतलब एग्रीमेंट, चाहे वो रिटर्न लिखित हो या मौखिक हो, उसके द्वारा निर्धारित की जाती है। इसी के नीचे यहाँ पर एक परिभाषा दे रखी है, आपको अपनी फेयर कॉपी में ये भी लिखना है और इसे अच्छे से याद करना है। परीक्षा में कई बार ये भी पूछी गई। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने का ठहराव किया है जो उनमें से सबके द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा चलाया जाता हो। तो ये आपका एक क्वेश्चन होता है जहाँ पर ये साझेदारी का अर्थ क्लियर होता है और उसके बाद यहाँ पर इसकी परिभाषा क्लियर होती है। अर्थ और परिभाषा करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा है साझेदारी की 4 विशेषता लिखिए। आपको 4 विशेषता साझेदारी की लिखनी है और ये 4 विशेषताओं के लिए हमारी बुक्स में हम देखेंगे 2.3 में साझेदारी की विशेषता है लक्षण। बहुत सारे लक्षण हमारी बुक्स में दे रखे हैं, करीब 11 लक्षण दे रखे हैं। आप इनमें से कोई भी 4 लक्षण को अच्छे से हमारे 4 अंक का परीक्षा में ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो उसकी शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए आपको इसका आंसर देना है। ठहराव का होना, साझेदारी के लिए ठहराव का होना आवश्यक है। ठहराव मतलब एग्रीमेंट का होना आवश्यक है। ऐसा अनुबंध जो है या ठहराव जो लिखित भी हो सकता है या मौखिक भी हो सकता है। लेकिन आप जानते हो कि अगर मौखिक अगर हम किसी से ठहराव करेंगे तो विवाद की स्थिति में हो सकता है वो बदल जाए, इसलिए हमेशा ठहराव कैसा होना चाहिए, लिखित, ताकि हम उसे जिम्मेदार ठहरा सकें। यहाँ साझेदार की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या भी दे रखी है। तो साझेदारी के निर्माण के लिए कम से कम 2 व्यक्ति को होना आवश्यक है। आप जानते हैं कम से कम 2 व्यक्ति तो होना आवश्यक ही है, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति होगा तो फिर वो एकाकी व्यापार हो जाएगा। अधिकतम संख्या के बारे में अधिनियम अधिकतम संख्या के बारे में मौन है। कौन सा अधिनियम मौन है? तो भारतीय साझेदारी अधिनियम अधिकतम संख्या के बारे में मौन है, किंतु कंपनी अधिनियम के अंतर्गत साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 50 हो सकती है। ध्यान रखना, भारतीय साझेदारी अधिनियम ने अधिकतम सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन कंपनी अधिनियम ने अधिकतम संख्या 50 कही है। यदि 50 से अधिक सदस्य हो जाए तो ऐसी दशा में फर्म को अवैध माना जाएगा। हम पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, सदस्यों की पात्रता। केवल व्यक्ति साझेदार बन सकता है, कोई संस्था, संघ या व्यक्ति का समुदाय सदस्य नहीं बन सकता है। तो इसके लिए व्यक्ति ही साझेदार बन सकता है, संस्था या संघ साझेदार नहीं बन सकता है। अनुबंध करने की क्षमता, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे हम देख सकते हैं। साझेदार में अनुबंध करने की योग्यता होनी चाहिए। आपको पता है अनुबंध किस पे करते हैं? स्टाम्प पेपर पे, है ना। तो एग्रीमेंट अगर हम स्टाम्प पेपर पे कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो व्यक्ति उस नियमों का पालन करता है। जैसे वो 18 वर्ष का हो, अवयस्क हो, 18 वर्ष का पूर्ण होना अनिवार्य है। अवयस्क व्यक्ति एग्रीमेंट नहीं कर सकता है, तो अवयस्क हो या पागल हो या दिवालिया आदि साझेदार नहीं बन सकते हैं। अवयस्क केवल साझेदारी के लाभों में ही शामिल किया जा सकता है, वो फर्म के हिसाब किताब की पुस्तकें नहीं देख सकता है। कौन नहीं देख सकता है? अवयस्क साझेदार। केवल वयस्क स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति तथा कानून द्वारा किसी को अयोग्य घोषित नहीं किया गया ऐसे ही व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हो रहा है। हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन को देख चुके हैं, एक तो साझेदारी का अर्थ और परिभाषा, दूसरे साझेदारी की विशेषता लिखे। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, साझेदार के 4 अधिकार लिखे। अधिकार भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसमें 4 अधिकार दिए गए हैं और अधिकारों को भी आपको परीक्षा की दृष्टि से करना है। ये भी 2019 में पूछा गया था। प्रबंध में भाग लेना, फर्म के व्यवसाय के प्रबंध में प्रत्येक साझेदार को भाग लेने का अधिकार होता है। मान लो 4 साझेदार है तो चारों साझेदार फर्म के मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। परामर्श संबंधी अधिकार, फर्म के व्यवसाय से संबंधित मामलों में
परामर्श लिए जाने का प्रत्येक साझेदार को अधिकार होता है। निरीक्षण संबंधी अधिकार, प्रत्येक साझेदार को फर्म के हिसाब किताब के पुस्तकों का निरीक्षण करने और उनकी प्रतिलिपि प्राप्त करने मतलब फोटोकॉपी प्राप्त करने का अधिकार है। लाभ हानि में भागीदारी का अधिकार, प्रत्येक साझेदार को निर्धारित अनुपात में फर्म के लाभ और हानि में भाग प्राप्त करने का अधिकार है। निर्धारित अनुपात यहाँ कहा गया है, तो अनुपात क्या होगा, या तो उन्होंने शुरुआत में बताया होगा कि अनुपात क्या होगा, कि क्या साझेदार समान अनुपात में पूंजी लाते हैं। अगर समान अनुपात में पूंजी लाते हैं तो लाभ और हानि का बंटवारा भी बराबर होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, आप देख रहे होंगे इसमें यहाँ लिखा है साझेदारी संलेख का अर्थ और इसे तैयार करने के उद्देश्य, आवश्यकता या कारण लिखिए। ये भी परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, हम इस पर भी ध्यान देंगे। तो यहाँ पर दे रखा है, साझेदारी का अर्थ। साझेदारी का अर्थ बता रखा है इन्होंने। साझेदारी संलेख का अर्थ, साझेदारी प्रलेख, ठहराव, साझेदारी संलेख का आशय ऐसे समझौते से जिसमें किसी साझेदारी व्यवसाय के संचालन के नियमों और शर्तों का उल्लेख किया जाता है। अब ये साझेदारी संलेख है क्या, तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके कोई व्यापार करते हैं तो उन्हें कुछ ठहराव करना होता है। ये ठहराव अगर उन्होंने लिखित में किया है तो स्टाम्प पेपर में करेंगे और इस स्टाम्प पेपर में, इस ठहराव में वो अपने साझेदारी व्यवसाय को चलाने के नियम और शर्तों का उल्लेख करेंगे जिन पर सभी साझेदार को हस्ताक्षर करना होगा, तभी ये मान्य होगा। यदि ऐसा ठहराव इनके द्वारा नहीं किया जाता तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के नियम लागू होंगे। या तो हम ऐसा साझेदारी संलेख बना ले, पार्टनरशिप डीड बना ले। अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो हमारे लिए कौन से नियम लागू होंगे, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के नियम लागू होंगे। फिर अगला क्वेश्चन इसी का भाग आ रहा है, साझेदारी संलेख तैयार करने के उद्देश्य क्या है, कारण क्या है या आवश्यकता क्या है। तो यहाँ इस पोर्शन में आप देख पा रहेंगे इसके उद्देश्य, कारण और आवश्यकता को क्लियर किया गया है। तो जब भी साझेदारी फर्म का निर्माण होता है तो सभी साझेदार मिलकर एक ठहराव करते हैं जिसके अंतर्गत नियम और शर्तों का उल्लेख होता है जिनके आधार पर व्यवसाय का संचालन किया जाएगा और लाभों का वितरण किया जाएगा, लेखे रखे जाएंगे। साझेदार के अधिकार, दायित्व और कर्तव्यों का निर्धारण किया जाएगा। मतलब यहाँ पर अधिकार, साझेदारों के समस्त साझेदार का अधिकार, दायित्व और कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है। संक्षेप में साझेदारी संलेख तैयार करने का उद्देश्य साझेदारी व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाना और पारस्परिक अधिकारों तथा हितों का निर्धारण करना है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। क्योंकि अगर हमने इस प्रकार की डीड बनाई है, पार्टनरशिप डीड बनाई है, तो भविष्य में विवाद नहीं होगा और यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका समाधान भी किया जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें। अभी हम देखेंगे हमारे साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें कौन कौन सी है, उसके बारे में हम ध्यान देंगे। तो साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें जो हैं वो हमारे बुक्स में आप देख पा रहे होंगे 2.6 में दे रखा है, 2.7 में दे रखा है। साझेदारी संलेख की विषय सामग्री या प्रमुख बातें, इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग आ रहा है सामान्य बातें और दूसरा भाग आता है हिसाब किताब संबंधी बातें। तो मैं यहाँ दोनों के 4-4 बिंदुओं को बताना चाहूँगा, जिसमें पहला पॉइंट आ रहा है फर्म का नाम पता। फर्म अपना नाम रखने में स्वतंत्र है, किंतु यह किसी अन्य विद्यमान फर्म से मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको पता है 11th क्लास में व्यवसाय अध्ययन में हम पढ़ चुके हैं कि फर्म अपना नाम रखने में स्वतंत्र है, लेकिन किसी दूसरी कंपनी का नाम वो नहीं रख सकती। जैसे 11th में हम पढ़ चुके थे क्राउन, एम्परर, क्वीन, रॉयल, स्टेट, संसद, पार्लियामेंट, ऐसे शब्दों का प्रतिबंधित है, इनका प्रयोग नहीं कर सकती। या ऐसा भी प्रतीत नहीं होना चाहिए जिससे कि किसी फर्म के बारे में केंद्र सरकार या राज्य सरकार से संबंध होने की भांति हो। तो ये भ्रमित होने वाली चीज़ भी नहीं यहाँ पर होना चाहिए। तो फर्म का नाम और पता आपको रख सकते हो, लेकिन अन्य फर्मों से मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए। व्यापार की प्रकृति एवं क्षेत्र, यहाँ पर व्यापार की प्रकृति एवं क्षेत्र का भी हमें उल्लेख कर देना चाहिए कि हमारे व्यापार की प्रकृति क्या है। क्या हम निर्माणी प्रकृति की वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, क्या हम रचनात्मक कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पे बताना होगा हमारे व्यापार की प्रकृति क्या है और उसका क्षेत्र क्या है। क्षेत्र भी अलग अलग हो सकता है, वो स्थानीय भी हो सकता है, वो प्रांतीय भी हो सकता है, वो राष्ट्रीय भी हो सकता है, वो अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। तो हमें इस चीज़ को भी यहाँ पर क्लियर करना होगा। हम यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 और 2 को देखें और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 आ रहा है साझेदारी का विघटन। साझेदारी प्रलेख में यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि किन दशाओं में फर्म का विघटन किया जा सकेगा। कभी कभी कुछ ऐसी दशाएं निर्मित हो जाती है जहां पर हमको अनिवार्य रूप से हमारी फर्म का समापन करना होता है। तो ऐसी दशाओं का भी हमारी इस पार्टनरशिप डीड या साझेदारी संलेख में या प्रलेख में उल्लेख किया जाना चाहिए। नियमों का उल्लंघन, साझेदारी ठहराव में शर्तों का यदि कोई साझेदार उल्लंघन करे तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी, इस बारे में भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। पंच निर्णय संबंधी प्रावधान, साझेदारों के पारस्परिक मतभेद होने की दशा में उसका निपटारा
पंच निर्णय द्वारा किया जा सकता है। अगर कोई मतभेद साझेदारों के बीच हो जाता है तो कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं साझेदारी में से कुछ व्यक्तियों को चुन करके पंच बना दिया जाएगा। उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे वो सभी को मान्य होंगे। इस बात का उल्लेख भी हमको साझेदारी प्रलेख में कर लेना चाहिए ताकि भविष्य में विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। इसका ब भाग आ रहा है हिसाब किताब संबंधी बातें। साझेदार द्वारा फर्म से ऋण लेना। साझेदारी प्रलेख में इस बात के बारे में भी स्पष्ट वर्णन होना चाहिए कि साझेदार फर्म से कितना और किस प्रकार ऋण ले सकेंगे। साझेदार को पैसे की आवश्यकता हुई तो फर्म से कितना पैसा ले सकते हैं, किस प्रकार ऋण ले सकेंगे और उनकी ब्याज की दर क्या होगी और ऋण के भुगतान की शर्तें क्या होगी, इन बातों का इसमें उल्लेख करना चाहिए। फर्म व्यक्ति चाहे तो बाहरी व्यक्तियों से भी फर्म किन किन शर्तों पर ऋण ले सकती। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि फर्म साझेदार द्वारा फर्म से ऋण लेना। साझेदार द्वारा फर्म से, साझेदार को पैसे की आवश्यकता है, उसने किससे ऋण लिया है तो फर्म से ऋण लिया है, तो उसकी शर्तें यहाँ पर बता देनी चाहिए। इसके विपरीत एक और बिंदु बनता है साझेदार द्वारा फर्म को ऋण देना। जब फर्म को पैसे की आवश्यकता हुई तो साझेदार अगर फर्म को पैसा देता है तो उसके बारे में भी यहाँ उल्लेख करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर फर्म को यदि साझेदार ऋण देते हैं तो उन्हें किस दर से उन्हें ब्याज दिया जाएगा, इस बात का उल्लेख भी साझेदारी प्रलेख में होना चाहिए। उसके बाद एक और पॉइंट आ रहा है साझेदार द्वारा ऋण। साझेदारी प्रलेख में यह भी लिखा जाना चाहिए कि निजी कार्यों के लिए साझेदार फर्म में कितनी अवधि के लिए किस सीमा तक रुपया निकाल सकते हैं। अगर वो पैसा निकाल रहे, वो आहरण की श्रेणी में आएगा तो कितना पैसा निकाल सकते हैं, और अगर उन्होंने इस प्रकार से कोई पैसा निकाला तो उस पर ब्याज की दर क्या होगी, इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए। साझेदारों को पारिश्रमिक। लाभ के अलावा यदि किसी साझेदार को वेतन, कमीशन, बोनस आदि के रूप में कोई पारिश्रमिक देने की व्यवस्था हो तो इस बात का उल्लेख भी साझेदारी प्रलेख में किया जाना चाहिए। ध्यान रखें कि वेतन, कमीशन, बोनस किसी भी साझेदार को नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर हमारे इस प्रलेख में हमने उल्लेख कर दिया है तो हम उसे वेतन, कमीशन, बोनस दे सकते हैं, अन्यथा किसी भी पार्टनर्स को पारिश्रमिक पाने का अधिकार नहीं रहेगा। एक और पॉइंट आ रहा है इसमें, यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 17 दिया है हिसाब किताब का अंकेक्षण। फर्म के हिसाब किताब का अंकेक्षण कब किया जाएगा, साल भर में किया जाएगा, 6 महीने में किया जाएगा, ऑडिट कब किया जाएगा और किस प्रकार किया जाएगा, क्या वो ऑडिट आंतरिक होगा या बाह्य होगा, हमारे किसी पार्टनर के द्वारा करा दिया जाएगा या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा करा दिया जाएगा, इस बात का वर्णन भी हमें साझेदारी प्रलेख में करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें को देखा है और ये प्रमुख बातें जो हैं 2 भागों में, सामान्य बातें और हिसाब किताब संबंधी बातें, आपको दोनों की ही 4-4 करना। परीक्षा में साझेदारी संलेख की जो प्रमुख बातें होती है वो कोई भी 4 पूछ लेता है, लेकिन हम सावधानी रखते हुए सामान्य बातें और हिसाब किताब संबंधी बातों को 4-4 अलग अलग कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें आ रहा है साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाले 4 नियम। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख पा रहे होंगे, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाले नियम। अभी हमने साझेदारी संलेख को देखा था, ये भी हमने जो पढ़ा ये क्या है, साझेदारी संलेख। ये क्या है, कोर्ट से एक स्टाम्प पेपर लेकर के आए हैं और उसमें हमने सारी बातों को लिख दिया है, सभी साझेदार ने हस्ताक्षर करे हैं, यहाँ पर शर्तें, नियम सब लिख दिए गए ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न हो। अगर हमने इस प्रकार का कोई साझेदारी संलेख नहीं बनाया है तो फिर यहाँ पर साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाले नियमों के बारे में बता रखा है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर ये नियम लागू होंगे हमारे व्यवसाय के संचालन में, हमारे पार्टनरशिप के संचालन में, व्यवसाय का संचालन। प्रत्येक साझेदार व्यवसाय के संचालन में भाग ले सकता है। कर्तव्यों को पूरा करना, प्रत्येक साझेदार का एक कर्तव्य है कि वह व्यवसाय के संचालन में अपने कर्तव्यों को श्रमपूर्वक पूरा करे। मतभेद का निपटारा, व्यापार से संबंधित किसी साधारण बात में मतभेद हो तो इसका निपटारा बहुमत साझेदारों के बहुमत से किया जाएगा। साधारण बात में अगर कोई मतभेद हो गया है तो उसका निपटारा बहुमत से किया जाएगा, किंतु व्यापार के स्वभाव में परिवर्तन साझेदार की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है। अगर हम उसके रूप में परिवर्तन कर रहे हैं, स्वभाव में परिवर्तन कर रहे हैं, तो सभी साझेदारों की सहमति होना बहुत ही आवश्यक है। हिसाब किताब का निरीक्षण, फर्म के हिसाब किताब की पुस्तकों का निरीक्षण करने तथा उसका प्रतिलिपि लेने का सभी साझेदार को अधिकार होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट 5वां आ रहा है, पारिश्रमिक। किसी भी साझेदार को व्यवसाय में भाग लेने के लिए कोई भी पारिश्रमिक लेने का अधिकार नहीं होगा, मतलब किसी भी साझेदार को वेतन नहीं दिया जाएगा, वेतन वगैरह नहीं दिया जाएगा। 6ठे पॉइंट की बात करें, लाभ हानि का विभाजन। फर्म के लाभ हानि का विभाजन साझेदार में समान अनुपात में होगा। अगर हमने साझेदारी संलेख नहीं बनाया है तो हमारी फर्म में जो भी लाभ हो रहा है या हानि हो रही है उसका जो विभाजन करेंगे वो समान अनुपात में किया जाएगा। एक 8वां पॉइंट है वो भी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होता है, अतिरिक्त पूंजी और ऋण पर ब्याज की दर। यदि कोई साझेदार अपने भाग की निर्धारित पूंजी से अधिक रकम फर्म को ला करके देता है, मान लीजिए फर्म को अधिक पैसे की आवश्यकता है,
अब 3 साझेदार हमारे पास है ए बी सी, इसमें से सी नाम का जो साझेदार है फर्मों को अतिरिक्त पैसा ला करके देता है, तो ऐसी रकम पर, अतिरिक्त रकम पर 6% की दर से उसे ब्याज दिया जाएगा। हमें इस बात का भी ध्यान में रखना चाहिए। ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 6 हो गए हैं, 6 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे हो गए हैं। तो 6 क्वेश्चन, आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा।